हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन थ्योरी। पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। एमसीक्यू हमने एक क्लास ऑलरेडी एक्सटेंशन की डाल रखी है और हम पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। और आप जो भी कमेंट करोगी कि पहले एमसीक्यू करवाने या फिर थ्योरी करानी है वो आप बता देना। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी की क्लास एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की। जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ या फिर जिस भी किताब से पढ़ा रही हूँ वो बेस्ट है और उतना सफिशिएंट है ऑल एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एओ के हो, डबल एओ की हो या फिर बीएससी, आप जिस भी सेमेस्टर के अंदर हो, ऑल एग्ज़ाम एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट क्लास होगी आपके लिए। आपको ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। एक्सटेंशन विस्तार, यह शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। एक्स यानी आउट बाहर, टेंसियो यानी स्ट्रेचिंग यानी खिंचाव। एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति 1866 में इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी? 1866 में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के अंदर। एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का पहली बार उपयोग 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का पहली बार कहाँ पे प्रयोग हुआ था? 1873 के अंदर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर। फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के पिता अगस्ट कोमेट है। फादर ऑफ एक्सटेंशन विस्तार के पिता जेपी लिगन्स है जो यूएसए के हैं। फादर ऑफ एक्सटेंशन भारत के में संदर्भ में के.एन. सिंह। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि समाज शास्त्र के पिता अगस्ट कोमेट है, विस्तार के पिता जेपी लिगन्स है, भारत में एक्सटेंशन के पिता पूछे तो के.एन. सिंह है, ठीक है। एक्सटेंशन विस्तार शब्द का मुख्य उद्देश्य शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान किसानों का ज्ञान यानी नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, दृष्टिकोण या कार्य करने का ढंग को बदलना है। यह क्या है? एक्सटेंशन की परिभाषा। फिर है फिलोसॉफी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी विस्तार शिक्षा के दर्शन। किस वैज्ञानिक ने क्या कहा है? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूओ में यहाँ से क्वेश्चन आया था। मिलेट हार्टन 1952 में बताया 4 सिद्धांत दिए थे किसके? विस्तार दर्शन के। लोकतंत्र में व्यक्ति सर्वोच्च है, ये किसने कहा था? हार्टन ने। यह सभ्यता की मूलभूत इकाई है। परिवार मानव जाति का पहला प्रशिक्षण स्थल है। किसी भी स्थायी सभ्यता की नींव मनुष्य और भूमि के साझेदारी पर टिकी होनी चाहिए। इनसेरबर्ग ने क्या कहा था कि विस्तार करके सीखना या देखकर विश्वास करना के माध्यम से सीखना है। विस्तार मूल रूप से वयस्कों और युवाओं के लिए स्कूल से बाहर शिक्षा की एक प्रणाली है। यानी मिल्डेन हार्टन ने कहा कि लोकतंत्र में व्यक्ति सर्वोच्च है, ये परिभाषा दी थी हार्टन ने। इनसेरबर्ग ने क्या कहा था कि करके सीखना और देखकर विश्वास करना, ये परिभाषा दी थी इनसेरबर्ग ने। फिर एक कैल्सी व हर्न ने क्या कहा था कि कैसे सोचना है, न कि क्या सोचना है, ये किसने कहा था? इन कैल्सी और हर्न ने। कैसे सोचना है, न कि क्या सोचना है। फिर भटनागर व देसाई ने विस्तार एक शैक्षिक, सहकारी, सहयोगी, लोकतांत्रिक, प्रेरक व कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया बताया। किसने? देसाई और भटनागर ने। राष्ट्रीय कृषि आयोग की क्या परिभाषा है? कृषक परिवार सदस्यों, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादों में लगे अन्य लोगों के लिए स्कूल से बाहर की शिक्षा व सेवाओं के रूप में विस्तार, ताकि इन्हें उत्पादन, प्रबंधन व संरक्षण, विपणन में बेहतर पद्धतियों को अपनाने में सक्षम बनाया जा सके। ये किसकी परिभाषा है? राष्ट्रीय कृषि आयोग की। अब आप एक बार खुद देख लो, रिवाइज कर लो। बार बार रिवाइज करोगे तो आपकी बेस्ट होगी एक्सटेंशन और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। एक्सटेंसियो उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? फादर कौन कौन है? समाजशास्त्र के, विस्तार के और भारत के संदर्भ में। ये एक्सटेंशन की परिभाषा है और ये फिलोसॉफी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने आधार पे एक्सटेंशन की परिभाषा दी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आप आराम से देख लेना। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, विस्तार शिक्षा के सिद्धांत।
पहला सिद्धांत है कल्चरल वेरिएशन थ्योरी, यानी सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत। विस्तार कार्य को लोगों की संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलाया जाए ताकि सांस्कृतिक अंतर के बावजूद कार्य सफल हो। यानी हम विस्तार या एक्सटेंशन का कोई भी कार्य करें तो हमें लोगों की संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, तभी ही हमारा काम पूरा और अच्छी तरह से सफल हो पाएगा। ठीक है। फिर है जमीनी स्तर का सिद्धांत। विस्तार स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो, यानी वहाँ की जो परिस्थिति है, वहाँ की जमीनी स्तर पर का लेवल है, उसको ध्यान में रख के हमें हमारा काम करना चाहिए। फिर है स्वदेशी ज्ञान का सिद्धांत, इंडिजिनस नॉलेज थ्योरी। विस्तार एजेंट को लोगों को कुछ नया सुझाने से पहले उनकी स्वदेशी ज्ञान का हर पहलू से विश्लेषण करना चाहिए। हितों और जरूरतों का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, भागीदारी का सिद्धांत, यानी हर इंसान भागीदार होगा, हर इंसान जो भी हम बता रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तभी उसे समझ में आएगा। भागीदारी का सिद्धांत, पारिवारिकता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत और अनुकूलता का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत और मूल्यांकन का सिद्धांत। ये किसके प्रिंसिपल्स है? एक्सटेंशन एजुकेशन के 11 प्रिंसिपल है। 1-2 बार आप रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे कृषि विस्तार शिक्षा की विशेषता। अब हम विशेषताएं पढ़ेंगे कि शिक्षा दोहरी प्रणाली होती है। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? बाइलैंग्वेल है, दोहरी प्रणाली है। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल है। क्या है? हॉरिजॉन्टल है। शिक्षार्थियों का स्रोत विषम यानी हेटेरोजिनस होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि द्विस्तरीय है एक्सटेंशन एजुकेशन, हॉरिजॉन्टल है, हेटेरोजिनस है, नॉन फॉर्मल है, अधिक प्रायोगिक और सतत शिक्षा होती है, टीचिंग प्रक्रिया है, प्रसार शिक्षा एक टीचिंग प्रक्रिया है, और फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती है। फिर है एजुकेशन शिक्षा क्या है? यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के ज्ञान, गुण, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, तकनीकी शिक्षा, विद्या ग्रहण करना, शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता, नागरिकता, सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। शिक्षा हमारे ज्ञान को, हमारे गुण को, हमारे व्यवहार को अच्छा बनाती है और सामाजिक गतिविधियों, नागरिकता, सांस्कृतिक संस्करण व आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। वो क्या है? एजुकेशन है, शिक्षा है। शिक्षा कितनी प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक तो फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। फॉर्मल जो कठोर शिक्षा है, जिसे संस्थागत, श्रेणीगत, कालानुक्रमिक, पदानुक्रमिक रूप से ग्रहण किया जाता है, ये तो होगी फॉर्मल। इनफॉर्मल कौन सी है? जिसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई समय सारणी नहीं होती, संस्थानों या स्कूल से बाहर ग्रहण की जाती है। यह अनियोजित, स्वयं निर्देशित होती है। इसमें कोई शुल्क नहीं होता, दिशा निर्देश नहीं होते, मानक नहीं होता। वो हो जाएगी इनफॉर्मल। फॉर्मल इसकी विपरीत हो जाएगी। ठीक है। फिर है टीचिंग क्या है? शिक्षा एक संवादात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनकी सीखने के लिए रुचि बनाई जाती है। वो क्या है? टीचिंग। लर्निंग सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव व योग्यताओं के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन होता है। मानसिक व यौगिक प्रतिक्रिया सीखने वाले चीज़ों को देखना, उनके करके सुनने होती है। सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और योग्यता के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन होता है। यानी सीख कर हम हमारे व्यवहार को, हमारी योग्यता को परिवर्तित कर सकते हैं। मानसिक और भौतिक प्रक्रिया है, सीखने वाली चीज़ों को देखकर, करके या सुनकर हमें सीख सकते हैं। फिर है प्रोसेस प्रक्रिया, किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली घटनाओं या क्रियाओं की एक श्रृंखला को क्या कहते हैं? प्रोसेस या प्रक्रिया। फिर है लर्निंग प्रशिक्षण, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को जागरूकता स्तर में सुधार कर कार्य क्षमता व सकारात्मक परिवर्तन किया जाता है। वो क्या हो जाएगा? लर्निंग या प्रशिक्षण। फिर है लर्निंग और टीचिंग एक्सटेंशन, शिक्षा ग्रहण और प्रशिक्षण।
प्रसार कार्यकर्ता एक्सटेंशन वर्कर का मुख्य कार्य शिक्षित होने के लिए अच्छा माहौल, प्रभावी सीखने की स्थिति यानी इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन तैयार करना। प्रभावी शिक्षा के तत्व एलिमेंट्स इफेक्टिव लर्निंग यानी प्रभावी शिक्षा के लिए क्या क्या जरूरी है। एक तो टीचिंग मटेरियल और प्लान होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, फिजिकल फैसिलिटी और इन्वायरमेंट होना चाहिए, टीचर्स और इंस्ट्रूमेंट यानी प्रशिक्षक और शिक्षक होना चाहिए, फिर लर्नर होना चाहिए। ये इसके तत्व हैं, टीचिंग के और लर्निंग के एलिमेंट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे अध्यापन और अध्ययन प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसको ट्रिक से याद करेंगे, एडकास्ट AIDCAS, इससे ट्रिक से याद करेंगे तो हमें यह आसानी से याद हो जाएगी। ये किसकी प्रोसेस है? टीचिंग लर्निंग की, अध्यापन अध्ययन की प्रक्रिया। पहले हो जाएगा ध्यानाकर्षण, अभिसारी है रुचि, इच्छा, सहमति, क्रिया और संतुष्टि। यानी ए यानी अट्रैक्शन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेक्शन, एक्शन और सेटिस्फैक्शन। ये हो जाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आप एक या दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा आराम से। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, यानी प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के चरण। स्टेप्स पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के। इसकी जो ट्रिक है वो हो जाएगी सोटर। सोटर से याद रखोगे तो याद हो जाएगी। सोटर एस यानी सिचुएशन, ओ यानी ऑब्जेक्ट, टी यानी टीचिंग, ई यानी मूल्यांकन इलुवेशन और आर यानी रिकंसल्टेशन यानी पुनः विचार, स्थिति, उद्देश्य, शिक्षण, मूल्यांकन, पुनः विचार। ये हो जाएगा प्रसार शिक्षा के चरण यानी स्टेप्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडॉप्शन प्रोसेस, अंगीकरण प्रक्रिया। अंगीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है, इसमें व्यक्तिगत, व्यवहारिक, सामाजिक, आर्थिक घटनाएं शामिल होती हैं। नवीन विचार ग्रहण करता है। यानी अंगीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत, व्यवहारिक और सामाजिक आर्थिक घटनाएं शामिल होती हैं। अंगीकरण प्रक्रिया के अवयव कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस, इसके 4 तत्व हैं। पहला है नवाचार, इनोवेशन, विस्तार यानी डिफ्यूजन, प्रेरणा यानी मोटिवेशन और अंगीकरण लास्ट स्टेप है एडॉप्शन। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके स्टेप्स या प्रोसेस। फिर है स्टेप्स ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस, यानी अंगीकरण प्रक्रिया के चरण कौन कौन से? ये तो एलिमेंट हो गए एडॉप्शन के, और ये हो जाएगी एडॉप्शन की प्रोसेस। इसको याद कर रखेंगे हम AIETA, इससे याद रखेंगे। ए यानी अवेयरनेस यानी जागरूकता, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा एलोविएशन यानी मूल्यांकन, चौथा ट्रायल, पांचवा एडॉप्शन। जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, परीक्षण, अंगीकरण, ये इसके स्टेप्स हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोटिवेशन किसे कहते हैं, प्रेरणा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का जागरूक होना या उद्देश्यपूर्ण किसी कार्य को शुरुआत करना प्रेरण करना कहलाता है, यानी मोटिवेशन कहलाता है। किसी व्यक्ति का जागरूक होना, उद्देश्यपूर्ण किसी कार्य को शुरुआत करना। फिर है डिफ्यूजन, 2 व्यक्तियों के बीच नवाचार का आदान प्रदान करना विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। फिर हम कैटेगरी पढ़ेंगे एडॉप्शन की। पहला आ जाएगा इनोवेटर्स, अंगीग्राही। ऐसे लोग नवाचार को तुरंत अपना लेते हैं, कुल इनकी संख्या होती है 2.5%। दूसरा है अर्ली एडोप्टर, ये स्थानीय नेताओं से ग्रहण करते हैं, इनकी कुल संख्या होती है 13.5%। फिर अर्ली मेजोरिटी, ये लोग साधारण जनता से कुछ समय पहले अंगीकरण कर लेते हैं, इनकी संख्या होती है 34%। फिर लेट मेच्योरिटी, वे लोग अपने आसपास के व्यक्तियों पड़ोसियों के अंगीकरण करते हैं, इनकी आबादी होती है 34%। विलंब यानी लेगार्ड्स, ये सबसे अंत में अंगीकरण करते हैं, इनकी आबादी होती है 16%। 2.5%, 13.5%, 34% और लेगार्ड्स होते हैं 16%। ये हमारा पहला एक टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आप एक बार फिर रिवाइज करना वीडियो को,
तो आपके ये पूरा का पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे बाहर आप किसी भी तरह की टेंशन मत लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी हम पढ़ रहे हैं काफ़ी डीपली पढ़ रहे हैं और अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक संचार, कम्युनिकेशन। ठीक है, थैंक यू गाइज। हेलो गाइज, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है कम्युनिकेशन। यहाँ तक हमने पहली वाली क्लास में फर्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन यानी संचार। बेस्ट क्लास होगी आपके लिए, एक बार आप ज़रूर देखना। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर एक इंसान के पास जाने चाहिए जो एग्रीकल्चर कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर का मैटर बहुत कम है जीके वगैरह या फिर करंट अदर सब्जेक्ट की तुलना में। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा है उस हर व्यक्ति स्टूडेंट के पास हमारा मैटर पहुँचे। बेस्ट क्लास होगी, एक बार आप ज़रूर देखना। कम्युनिकेशन यानी संचार। संचार की उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनस से बनी है, या फिर इसका लैटिन शब्द कम्युनस से इसकी उत्पत्ति हुई है संचार की। इसका अर्थ है कॉमन यानी सामान्य। संचार लोगों के बीच जानकारी, विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये एक दोहरी प्रवाह प्रणाली है। कम्युनिकेशन क्या है? दोहरी प्रणाली है। लैटिन वर्ड है, कम्युनस से बना है। इसका अर्थ है कॉमन या सामान्य। संचार की मॉडल है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए हैं। पहला है अरस्तु या एरिस्टोटल का मॉडल। इसमें 3 तत्व हैं, वक्ता, भाषण और श्रोता, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। पहला हमें याद रखना है अरस्तु का, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। सरल है, सामान्य है। ठीक है, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस याद रह जाएगा, अरस्तु का है। दूसरा हमारे पास है वीवर मॉडल, सेनन वीवर का मॉडल। इसमें सोर्स, ट्रांसमीटर, सिंगल, रिसीवर, डिस्टेंस यानी श्रोता, ट्रांसमीटर, संकेत, प्राप्तकर्ता और गंतव्य। ये मोस्ट नहीं है, मैं आपको बता दूंगी। पढ़ते तो हम ये सारे के सारे 8 के 8 पढ़ लेंगे, पर मैं आपको ये बता दूंगी कि हमें कौन सा याद करना है, कौन सा मोस्ट है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर तीसरा हमारा है रोगर और शूमेकर का, श्रोता, संदेश, चैनल, रिसीवर और प्रभाव यानी इफेक्ट, रिसीवर इफेक्ट। ठीक है। 5वां है श्राम मॉडल, श्रोता, इनकोडर, संकेत, डिकोडर और रिसीवर। 5वां वेस्टली या मैकेलियन मॉडल। इसमें 5 तत्व हैं, प्रेक्षक, इनकोडर, चैनल, डिकोडर और प्राप्तकर्ता। 6वां मॉडल है लिगन्स का। इसमें 6 तत्व है। इसको याद करने की ट्रिक है CMCTAR, इससे आप याद कर लेना। संचारक, संदेश, चैनल, उपचार, श्रोता और प्रतिक्रिया यानी कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस और रिस्पॉन्स। ये मोस्ट है और बार बार क्वेश्चन भी आते हैं, आप याद रख लेना। ये भी मोस्ट है बर्लो का, लिगन्स का और अरस्तु का। तीनों मोस्ट है, इन तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं। बर्लो का मॉडल 6 तत्व है। इसको याद करने की ट्रिक है SEMCDR यानी श्रोता, इनकोडर, संदेश, चैनल, डिकोडर, रिसीवर। श्रोता, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर और रिसीवर। 8वां ये मोस्ट नहीं है, अक्षर का मॉडल है। 7 तत्व है, चेन, इनकोडिंग, ट्रांसमीटर, चैनल, डिकोडिंग, डिकोडिंग और चेन। आपको याद रखना, एक तो अरस्तु का, दूसरा लिगन्स का और तीसरा बर्लो का। ये 3 ही मॉडल आपको याद रखने, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रशिक्षण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रकृति व उपयोग के आधार पे इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत संपर्क और ग्रुप कॉन्टैक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़ना। व्यक्तिगत में क्या आएगा, यानी आमने सामने मिलकर व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में होकर जो वार्तालाप किया जाता है। यह विधि बहुत प्रभावी और सरल है। इसमें उदाहरण याद रखना आप, या उदाहरण से एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। खेत
व घर का दौरा, फार्म और होम टूर। कार्यालय, ऑफिस कॉल, दूरभाष कॉल यानी फ़ोन कॉल और पर्सनल लेटर। परिणाम प्रदर्शन, ये मोस्ट है परिणाम प्रदर्शन। रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन किस में आएगा? व्यक्तिगत संपर्क में। दूसरा है ग्रुप कॉन्टेक्ट यानी 2 से 30 व्यक्तियों का समूह होता है, इसमें फेस टू फेस संपर्क होता है। इसके एग्जाम्पल कौन सा है? संगोष्ठी, पैनल, विधि प्रदर्शन, सम्मेलन, चर्चा, बैठक, स्कूल, क्षेत्र भ्रमण, क्षेत्र दिवस, कृषि, खेत, परिभ्रमण, दल का दौरा, ये सारे ग्रुप कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। व्यक्तिगत और ग्रुप दोनों के आप एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तीसरा है सामूहिक या बड़े पैमाने पर संपर्क, मास कॉन्टैक्ट। इसमें 30 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। इस विधि में लोगों को कई कृषि के नई तकनीकों से शीघ्र अवगत करवाया जाता है। इसके अंदर कौन कौन आएगा? अभियान आएगा, बुलेटिन आएगा, फ्लैश कार्ड, पत्रक, समाचार पत्र, पोस्टर, लीफलेट, बुकलेट, फोल्डर, रेडियो, फिल्म शो, टेलीविज़न, प्रदर्शनी, किसान मेले, चार्ट, वीडियो, इंटरनेट, पत्रिका और CD रोम आदि। ये किसके अंदर आएगा? मास कॉन्टैक्ट के अंदर। आप एग्जाम्पल याद रखना। फिर है ऑडियो विजुअल सामग्री के आधार पर। दूसरा टाइप्स है ऑडियो विजुअल। ऑडियो में आ जाएगा यानी जिसको हम सुनते हैं, ओनली फॉर सुनते हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये आ जाएगा ऑडियो में। विजुअल एड्स में फ्लैश कार्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स और ईमेल आ जाएगा। अब है ऑडियो और विजुअल जिसे हम देखते हैं और सुनते हैं, कठपुतली, ड्रामा, टेलीविजन, सिनेमा, ये आ जाएगा। अब है श्रव्य और दृश्य सामग्री में वर्गीकृत करने हेतु एग्लर डेल ने अनुभव शंकु प्रतिपादित किया था। किसने? एग्लर डेल ने। फिर है उपकरण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट। ठीक है, उपकरण के आधार पे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स और प्रोजेक्टेड एड्स। नॉन प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं होती और प्रोजेक्टेड एड में प्रोजेक्ट की आवश्यकता होती है। नॉन प्रोजेक्ट के उदाहरण कौन कौन से हैं? फ्लैश बोर्ड, बुलेटिन, फ्लैश बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन, चित्र, छायाचित्र, फ्लैनल ग्राफ, फ्लैश कार्ड, लीफलेट, फ्लिप चार्ट, पोस्टर, फोल्डर और मॉडल, ये आ जाएगा नॉन प्रोजेक्टेड में। प्रोजेक्टेड में स्लाइड्स, फिल्म पट्टी, सिनेमा, अपारदर्शी प्रक्षेपण और ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये इसके उदाहरण आ जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे शब्दावली यानी टर्म्स। सम्मेलन किसे कहते हैं? कॉन्फ्रेंस, ये एक समिति द्वारा व्यक्तियों को एक विशिष्ट क्षेत्र के अनुभव और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। दूसरा है पैनल यानी परिसंवाद चर्चा। किसी विषय पर श्रोताओं द्वारा एक समूह यानी 3 से 6 व्यक्तियों की चर्चा या परिसंवाद चर्चा होती है। फिर पोस्टर एक बड़ी सीट होती है जो किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्थान पर सजावट के रूप में दीवार पर लगाया जाता है। पोस्टर आकर्षक होना चाहिए, संक्षिप्त यानी ब्रीफ होना चाहिए और स्पष्ट यानी क्लियर होना चाहिए। ABC इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। लीफलेट क्या होता है? एक छोटा कागज होता है तो दोनों तरफ से किसी विषय संबंधी संपूर्ण जानकारी लिखी होती है, निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। फिर है लघु पत्र या पैम्पलेट, यह किसी विषय संबंधित जानकारी के 4 से 12 पृष्ठों में लिखकर एक छोटी किताब के रूप में दी जाती है जो पत्रिका या पैम्पलेट होती है। बज सेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बज सेशन किसे कहते हैं? जब बड़े समूह को थोड़ी समय के लिए चर्चा के लिए छोटे समूह में बांट दे उसे बज सत्र या बज सेशन कहते हैं। ये टर्म्स है, मोस्ट है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्टेड एड किसे कहते हैं? नॉन प्रोजेक्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है। ऑडियो कौन सा है, विजुअल कौन सा है, ऑडियो विजुअल कौन सा है। अब तक जितना पढ़ाया मैंने उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप रिवाइज कर लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर अगली टर्म्स है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के व्यवहार की वह प्रणाली जो अद्वितीय, संगठित और समन्वित होती है व्यक्तित्व कहलाती है। सर्कुलर, पत्र व परिपत्र
यह एक आधिकारिक संचार माध्यम है। किसी आदेश या सूचना को एक प्रयुक्त लिखित पत्र पर लिखकर एक बार में अधिक लोगों को तक प्रेषित करने का सर्कुलर लेटर होता है। प्रदर्शनी यह एक ऐसा संचार माध्यम है, प्रसार माध्यम है, जिसमें लोगों को कई तरह की चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से दिखाया जाता है। पोस्टर, चार्ट, मॉडल, फोटोग्राफ आदि इसमें लोगों को मन में नए विचार, अभिरुचि, जागरूकता और आवश्यकता पैदा होती है। संगोष्ठी क्या होती है? किसी विषय पर चर्चा के लिए रखी गई होती है। बैठक और सम्मेलन संगोष्ठी कहलाते हैं। इसमें 2 से 5 वक्ता होते हैं, यानी बोलने वाले होते हैं। 5-5 मिनट का होता है। एक व्यक्ति 5 या 7 मिनट तक बोल सकता है। 5 वक्ता होते हैं। कार्यशाला, वर्कशॉप, कार्यशाला करके सीखे के सिद्धांत पर आधारित होती है। व्यक्ति को एक समूह होता है जिसमें सभी अपने विचार, कार्य क्षमताओं के अनुभव का आदान प्रदान करते हैं। ये हो जाएगा वर्कशॉप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रदर्शन यानी डेमोस्ट्रेशन। प्रदर्शन मूलभूत सिद्धांत करके देखना इसका मूलभूत सिद्धांत है। करके और देखकर सीखना। लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग। करके सीखना शब्द समूह का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन देवे ने। कब किया था? 1966 के अंदर। टाइप्स ऑफ डेमोस्ट्रेशन। पहला है विधि प्रदर्शन यानी मेथड डेमोस्ट्रेशन। ये शब्द दिया था सीमेन ए नैप ने, को विधि प्रदर्शन का जनक माना जाता है। विधि प्रदर्शन प्रशिक्षण का सबसे पुराना और प्रभावी रूप है। नए व पुरानी तकनीक की तुलना में नहीं की जाता। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी जानकारी देना है। विधि प्रदर्शन एक समाज बुनियादी संस्था है। ग्रामीण लोगों को कौशल विकास, सामाजिक आर्थिक विकास होता है। यह छोटे स्तर पर प्रदर्शन होता है। इस प्रदर्शन में कोई भी प्रक्रिया को शुरू से अंत तक लोगों को दिखाया जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से ये याद रखना। ट्रैक्टर कैसे चलाएं, खेत में उर्वरक कैसे डालें, कीटनाशक के साथ बीज उपचार, मिट्टी का नमूना लेना, नर्सरी की क्यारी तैयार करना आदि विधि प्रदर्शन के अंदर आते हैं। फिर दूसरा कौन सा है? रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन यानी परिणाम प्रदर्शन। ये हम पढ़ रहे हैं डेमोस्ट्रेशन के प्रकार यानी प्रदर्शन के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ लिया था मेथड्स, दूसरा हम पढ़ रहे हैं रिजल्ट। यह प्रदर्शन लंबे समय के लिए होता है। इसमें नई व पुरानी तकनीक का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी नई का हमें कैसा लाभ होगा और पुरानी से हमें क्या लॉस हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, इस दोनों को मिलाकर जो तुलना के द्वारा अध्ययन किया जाता है वो हो जाएगा रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन। यह प्रदर्शन अंगीकरण यानी एडॉप्शन पर अधिक प्रभावी होता है, यानी कितने लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या अपना रहे हैं। परिणाम प्रदर्शन किसान द्वारा प्रसार कार्यकर्ता के प्रत्यक्ष निर्देशन में किया जाता है। यह विधि करके देखने पर आधारित होती है। उच्च उपज देने वाली किस्मों का प्रदर्शन, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट तीसरा राष्ट्रीय प्रदर्शन। राष्ट्रीय प्रदर्शन की शुरुआत खाद्य एवं कृषि मंत्रालय 1965 में की गई थी। 1967 में से ICAR को सौंप दिया गया था। इसे फ्रंट लाइन प्रदर्शन या फ्रंट लाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट भी कहते हैं। यह विधि परिणाम प्रदर्शन का समन्वित रूप है। अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किसान के खेतों पर आयोजित किया जाता है। पूछ ले कि जो राष्ट्रीय प्रदर्शन है वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है? किसानों के खेतों में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन कैसे बढ़ाएं, बहु फसल प्रणाली व उच्च उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग किया जाता है। अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन यानी फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन को सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में आयोजित किया। तत्पश्चात उसे कृषि विभाग की मुख्य प्रसार प्रणाली में शामिल किया गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। आप सोचोगे कि मैं ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ा के कितने दिनों में एक्सटेंशन कंप्लीट करूँगी, तो लास्ट 2 या 3 ही क्लास होगी जिसमें हम पूरी की पूरी एक्सटेंशन कवर कर लेंगे। और जितना मैं आपको करवा रही हूँ वो बेस्ट है। अच्छे से आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, पर आपको 1 या 2 बार रिवाइज करोगे तो आपकी एक्सटेंशन बेस्ट होगी और कोई भी क्वेश्चन एक्सटेंशन का बाहर नहीं जाएगा। अब आगे हमें कितना और रह गया एक्सटेंशन में वो आपको मैं दिखा देती हूँ, कितनी क्लास हमारी और होगी। एक तो ये टॉपिक रह गया सोशियोलॉजी वाला, ये भी मोस्ट है, यहाँ से इसके जो प्रकार है उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सोशियोलॉजी एक टॉपिक रह गया। उसके बाद में जो मोस्ट एक्सटेंशन की जो आत्मा कही जाएगी वो है ये योजनाएं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट एक्सटेंशन का यही है। तो ग्रामीण कल्याण की योजनाएं, रूरल वेलफेयर स्कीम्स, ये हमारी 1 या 2 दिन की है बस। ये देख लो, इतनी ये सारी हैं। फिर ये
सारणी के अंदर दी हैं काफ़ी सारी, ये सारी हम कवर करेंगे। एक बार या दो बार रिवाइज करेंगे, फिर एक बार या दो बार आप रिवाइज कर लेना, इतने में याद हो जाएगी। काफ़ी योजनाएं हैं। उसके बाद में हमारी एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाएंगी। बस 2 ही क्लास लगेगी, 2 क्लास में पूरी एक्सटेंशन पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी टॉपिक या कोई भी स्कीम इससे बाहर नहीं जाएगी। ये गारंटी है मेरी कि एक्सटेंशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। फिर जितनी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन एक्सटेंशन के वो हम कवर करेंगे। एक क्लास इसकी लेंगे जिसमें हम पूरी की पूरी एक्सटेंशन के जितने पढ़ाए हुए हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हर एग्ज़ाम में, AO के, AAO के, AFO के, स्कूल व्याख्याता के, 2022 के, 2023 के, 2021 के, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं FRO में, ये देख लो सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कितने हैं? 88, 89 यानी 90 क्वेश्चन हैं, वो हम कवर करेंगे जिससे हमारी एक्सटेंशन बेस्ट हो जाएगी। थैंक यू गाइज। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए ये वीडियो। थैंक यू। हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का नेक्स्ट टॉपिक सोशियोलॉजी। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड्स, रिजल्ट और नेशनल, ये तीनों हमने पढ़ लिए थे। आज हमारी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टॉपिक होगा सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। समाज शास्त्र शब्द लैटिन भाषा के सोशियस व ग्रीक भाषा के लोगिया शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सोशियस साथी या सहयोगी, लोगिया यानी भाषण या अध्ययन। अगस्त कोमेट को समाज शास्त्र का जनक कहते हैं, यानी सोशियोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? अगस्त कोम्टे को। अगस्त कोम्टे ने 1838 में समाज शास्त्र शब्द गढ़ा था। सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप, 2 या 2 से अधिक लोगों का एक दूसरे के संपर्क हो या समानता हो, आपस में लेन देन हो तो वह सामाजिक समूह कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। सामाजिक समूह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला है प्राथमिक समूह है, वह व्यक्ति जो आदर्शों व सामाजिक स्वभाव में मूलभूत होते हैं तथा व्यक्तिगत बंधन व घनिष्ठ अंतःक्रियाएं होती हैं, जैसे परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा, ये प्राथमिक समूह में आ जाते हैं। द्वितीय समूह किसान सहकारी समितियां, ग्राम पंचायत जैसे बड़े बड़े समूह को द्वितीय समूह में रखा जाता है। इसमें अधिक औपचारिकता व अंतःक्रियाओं व विशिष्ट लक्ष्य होता है, ये हो जाएगा द्वितीय समूह। समाज या सोशल ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। समाज शास्त्र लैटिन भाषा का शब्द है और समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी का जनक कौन है? अगस्त कोमेट है। इतना हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं, रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला है परिवार या फैमिली। परिवार ग्राम की सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है। परिवार मुख्य रूप से पितृ सत्यात्मक व पुरुष प्रधान होते हैं। सभ्यता परिवार की मूल इकाई है। परिवार एक अनौपचारिक समूह है, ये हो गया परिवार। फिर दूसरा है कास्ट, जाति ग्रामीण सामाजिक संरचना का दूसरा मूल आधार है। जाति का निर्धारण जन्म से होता है। धर्म ग्रामीणों के आर्थिक और नैतिक जीवन का आधार है। धर्म पारलौकिक जीवन के उच्चतर लक्ष्य को स्पष्ट करता है, ये हो जाएगा धर्म। फिर नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी ही होते हैं। ग्राम पंचायत गांव के शासन करने वाली एक बुनियादी संस्था है। ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है तथा इसके सदस्यों को पंच कहते हैं। इसका चुनाव 5 साल में होता है। फिर है ग्रामीण नेतृत्व, रूरल लीडरशिप। नेतृत्व लोगों को प्रोत्साहित करने और निर्देशित करने का क्षमता है, जो पद से पृथक व्यक्तिगत गुणों से उत्पन्न होता है। नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, यानी लीडरशिप कितने प्रकार की होता है? पहला है तानाशाह व निर्कुश नेतृत्व। इसके पास निर्णय लेने की सारी शक्ति होती है। यह शीघ्रता से बहुत अधिक अधिकार व आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं, जो उन स्थितियों में प्रभावी होता है। यह नेता किसी संगठन को संकट के दौरान मार्गदर्शन देते हैं
इनको तानाशाह की संज्ञा दी जाती है। पहला नेतृत्वकर्ता हो गया तानाशाह निरंकुश नेतृत्व, दूसरा हो जाएगा नौकरशाही नेतृत्व। यह नेता ऐसी जगह के लिए होता है जहां कर्मचारी अधिक विशेष कार्य करते हैं, सख्त नियमों में दिशा निर्देशों का पालन करता है, वो हो जाएगा नौकरशाही नेतृत्व। तीसरा है लेन देन संबंधी नेतृत्व। यह नेता कर्मचारियों के बीच निष्पक्षता की भावना उत्पन्न करता है और इनके लक्ष्य संगठन व वृद्धि व सफलता से जुड़े होते हैं। चौथा है लोकतांत्रिक नेतृत्व। यह नेता जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा बनाया जाता है। यह सहभागी परामर्शमक होता है व इसमें समान अवसर व जनहित की प्राथमिकता दी जाती है। पांचवा है लेसेज फेयर नेतृत्व या हस्तक्षेप। यह नेता स्वायत्तता व लचीलेपन के प्रबल समर्थक होता है। यह नेता उस संगठन के लिए है जिसे बहुत कम मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। फिर छठा परिवर्तनकारी नेतृत्व, सेवक नेतृत्व, व्यवसायिकत्व नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, राय का नेता और कार्य का नेता, धार्मिक नेता। ये 12 प्रकार के अलग अलग नेता हैं इनके हिसाब। जैसे राजनीतिक नेता है तो राजनीतिक संगठन समुदाय के फैसले लेता है। ये नाम के आधार पे इनका कार्य के आधार पे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। ये नेतृत्व के प्रकार हो जाएंगे। फिर हमने बेसिक एक्सटेंशन का जितना भी था वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा दूसरा जो मोस्ट टॉपिक आ गया वो है ग्रामीण कल्याणकारी योजनाएं, रूरल वेलफेयर स्कीम्स आ जाएगी। इसमें पहली स्कीम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। CDP के प्रारंभ में 15 पिलोट प्रोजेक्ट फोर्ड फाउंडेशन की वित्तीय सहायता से शुरू किए गए थे। हर एक लाइन, हर एक शब्द अपने आप में मोस्ट है, आप याद रखना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। CDP के प्रारंभ में 15 पिलोट प्रोजेक्ट थे। वो किसकी सहायता से, किसकी वित्तीय सहायता से शुरू हुए थे? फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से, ठीक है। भारत में प्रथम 55 सामुदायिक विकास योजनाएं 3 वर्षों की अवधि के लिए आयोजित की गई। ग्रो मोर फूड कैंपस में CDP के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रसार के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत का आरंभ CDP से हुआ था। CDP में लगभग 25,260 गांव व 64 लाख लोगों को लाभ दिया गया था। इतने लोग थे, इतने गांव थे, ठीक है। इसको लाभ हुआ था किससे? CDP से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। फिर है CDP के शुरुआती चरण में एक प्रोजेक्ट में 400 से 500 वर्ग मील या 1036 से 1295 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल व 300 गांव व 2 लाख लोगों को रखा गया था। बाद में प्रत्येक प्रोजेक्ट को 3 विकास ब्लॉक में बांट दिया गया था। प्रत्येक विकास ब्लॉक में 100 गांव, 150 वर्ग मील किलोमीटर क्षेत्रफल व 65,000 लोगों को रखा गया। अलग अलग डिवाइड कर दिया इनको। फिर है CDP की मूल अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। यानी CDP की जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से। CDP की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की गठन किया गया था। किसका समिति का गठन किया गया था? CDP की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ये पूरा का पूरा CDP यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमारी एक योजना कंप्लीट हो गई। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में हुई थी। 15 पिलोट प्रोजेक्ट थे। किसकी सहायता से? फोर्ड फाउंडेशन की वित्तीय सहायता से। 55 सबसे पहले प्रथम 55 सामुदायिक विकास योजनाएं 3 वर्षों की अवधि के लिए आयोजित की गई थी। कितने वर्षों के लिए? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने वर्षों के लिए शुरू की गई थी? 55 सामुदायिक विकास योजना 3 वर्षों के लिए। मैं बोल रही हूँ कि हर लाइन क्वेश्चन है तो मैं आपका इसका वो दिखा भी दूंगी कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आया हुआ है। जब हम PYQ करेंगे तब आप देख लेना कि क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 वर्षों की अवधि में 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रम 3 वर्षों की अवधि के लिए आयोजित किए गए थे, ठीक है।
उसके बाद में इतने गांव थे, 25,260 गांव थे, 64 लाख लोगों को लाभ हुआ था। उसके बाद में सीडीपी की मूल अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। ये एक योजना कंप्लीट हो गई है। दूसरी केवीके कृषि विज्ञान केंद्र। भारत में प्रथम केवीके की स्थापना TNAU पांडिचेरी 1974 में हुई। दूसरा केवीके 1976 में फतेहपुर सीकर राजस्थान में स्थापित किया गया। प्रथम केवीके स्थापित हुआ था पांडिचेरी 1974 में। दूसरा केवीके स्थापित हुआ था 1976 में फतेहपुर सीकर राजस्थान में स्थापित किया गया था। केवीके योजना बनाने हेतु ICAR ने 1974 में मोहन सिंह मेहता कमेटी का गठन किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है कि केवीके बनाने हेतु ICAR ने 1974 में कौन सी कमेटी गठित की गई थी? कौन सी की गई थी? मोहन सिंह मेहता कमेटी। चंद्रिका प्रसाद को केवीके की सफलता का श्रेय दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको केवीके की सफलता का श्रेय दिया जाता है? चंद्रिका प्रसाद को। केवीके एक ट्रेनिंग संस्थान है। केवीके को 100% वित्तीय सहायता ICAR द्वारा दी गई थी। केवीके की स्थापना की अनुमति ICAR द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। केवीके की स्थापना की अनुमति की कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? 5वीं में। 100% वित्तीय सहायता किसकी सहायता से दी जाती है? ICAR के द्वारा। फिर इसके उद्देश्य, केवीके के उद्देश्य की कौन कौन से? केवीके प्रसार कार्यकर्ताओं तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराता है। केवीके स्वरोजगार सृजन के लिए ग्रामीण युवाओं के लिए दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। केवीके उत्पादन आंकड़े प्रतिक्रिया देने के लिए प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन करता है। केवीके विस्तार कार्यकर्ताओं व खेतीहर किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कौशल उन्मुख व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन करता है। कृषकों के खेतों में संकाय केवीके कार्यक्रम की महत्वपूर्ण गतिविधि है। ये 2 हमारी योजनाएं हो गई। पहली थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1952 में हुई। दूसरी केवीके की स्थापना 1974 में हुई थी मोहन सिंह मेहता कमेटी के गठन से। फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइज। हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण कल्याण की योजनाएं यानी रूरल वेलफेयर स्कीम्स, जिसमें हमने 2 स्कीम्स पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। एक तो पढ़ी थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1952 में हुई थी। 15 पिलोट प्रोजेक्ट फोर्ड फाउंडेशन की वित्तीय सहायता से हुई थी। फिर इसमें 400 से 500 वर्ग मील ये अलग अलग भागों में से डिवाइड कर दिया था। उसके बाद CDP की मूल अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था CDP की समीक्षा के लिए। ये हमने पिछली क्लास में पूरी याद की थी और पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद में हमने केवीके वाला भी कंप्लीट कर लिया था कि केवीके की स्थापना TNAU पांडिचेरी 1974 में हुई। दूसरा केवीके या फिर राजस्थान का फर्स्ट केवीके 1976 में फतेहपुर सीकर राजस्थान में स्थापित किया गया था। केवीके 1974 में मोहन सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश पे केवीके की सफलता का श्रेय चंद्रिका प्रसाद को जाता है। ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। 100% वित्तीय सहायता कौन देता है? ICAR देता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसे बनाने की अनुमति दी थी कि स्थापना करने की, प्रशिक्षण और दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना, प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन करना। फिर केवीके कार्यक्रम के कृषकों के खेतों पर संकाय यानी ऑन फार्म टेस्टिंग, ये किसका मूलभूत कार्यक्रम है? केवीके के अंदर आता है। फिर आज नेक्स्ट हमारी क्लास होगी ट्रेनिंग और विजिट प्रणाली, ये आज की पढ़ेंगे हम। विश्व बैंक की सहायता से डेनियर बेनोर ने 1974 में T&V प्रणाली ट्रेनिंग और विजिट प्रणाली की स्थापना की थी। किसने की थी? डेनियर बेनोर ने। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से डेनियर बेनोर ने 1974 में इसकी स्थापना की थी। विश्व में सर्वप्रथम ट्रेनिंग और विजिट प्रणाली प्रयोग तुर्की में सेहन सिंचाई परियोजना पर हुआ तथा भारत में राजस्थान में मध्य प्रदेश के चंबल कमांड में हुआ था।
T&V प्रणाली के अंतर्गत किसान मंडल प्रणाली की शुरुआत 1993 में हुई थी। किसान मंडल प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में हुई थी। कौन सी योजना के अंतर्गत हुई थी? ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम के अंतर्गत। ट्रेनिंग विजिट प्रणाली में किसानों को ग्राम स्तर पर तकनीक का स्थानांतरण संपर्क कृषक यानी कॉन्टेक्ट फार्मर द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है कि ट्रेनिंग विजिट प्रणाली में किसानों को ग्राम स्तर पर तकनीक का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? कॉन्टेक्ट फार्मर के द्वारा। इसमें कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रसार कार्यकर्ता किसानों के खेतों पर कर्मिक भ्रमण करता है। ठीक है, ये हमने ट्रेनिंग और विजिट प्रणाली कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित व एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। IRDP की शुरुआत भारत सरकार ने 1978 में की। 1 अक्टूबर 1980 में इसे लागू किया गया। यह 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना हिस्सा है? 50-50 वित्त सहायता प्रदान करता है। दोनों का, केंद्र और राज्य का 50-50 है। शुरू की गई थी 1978 में, लागू हुई थी 1980 में। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सहायता प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सहायता करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य याद रखना। IRDP की शुरुआत इन 5 कार्यक्रमों को मिलाकर हुई थी। कौन कौन से 5 कार्यक्रम थे? SFDA स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी 1971 में स्थापित हुई थी। DPAP सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम केंद्र सरकार द्वारा 1973-74 में स्थापित की गई थी। ऑपरेशन फ्लड 1970 में। NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 और MNP न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1974 से 78 में स्थापित की गई थी। इन 5 को मिलाकर इसकी स्थापना की थी IRDP की। ठीक है, अब है नेक्स्ट नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। 2 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की। ब्लॉक की कार्यात्मक इकाई NES 65,000 जनसंख्या वाले 100 गांवों का समूह था पहले। फिर NES का मुख्य कार्य क्या है? आवश्यक कार्यकर्ता की आपूर्ति कराना ताकि विकास का कार्य स्व सहायता के आधार पर किया जा सके, ये इसका मेन कार्य है। फिर है युवा किसान संघ। भारत में PS देशमुख द्वारा 1956 में युवा किसान संघ की स्थापना की गई थी। रूरल यूथ पत्रिका प्रकाशित की गई थी। अब है सन 1900 में H4 क्लब की स्थापना अमेरिका में की गई थी। H4 क्लब का अर्थ है हर्ट, एक H का हो गया हर्ट, दूसरे का हेड, तीसरे का हैंड और चौथे का हेल्थ। इसका उद्देश्य कृषि के विकास हेतु युवकों को प्रशिक्षण देना। फिर नेक्स्ट है पंचायती राज। पंचायती राज की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के पांगड़ी गांव राजस्थान में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 3 स्तरीय या 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया। इसमें 3 स्तर होते हैं। 3 स्तरीय है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। 3 स्तर है। कौन कौन से 3 स्तर है? सबसे छोटा स्तर ग्राम पंचायत है, सबसे छोटा ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर पर ये काम करती है, इसलिए इसे त्रिस्तरीय या 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। फिर है 2 स्तरीय या 2 टायर पंचायती राज व्यवस्था अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था। पूछ ले 2 टायर पंचायती राज किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। और 3 टायर पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है,
अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया था? 1992 में। अब नेक्स्ट योजना है हमारी SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करते हैं तथा लाभार्थियों को प्रशिक्षण, प्रायोगिक ऋण व विपणन की सुविधा दी जाती है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को लाभ दिया जाता है। इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? 75-25 है। और इसमें कौन कौन सी योजनाओं को विलय किया गया था? पहली थी IRDP यानी समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को। दूसरा ट्राइसेम को स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। ट्राइसेम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 1979 में की गई थी। इसको भी इसके अंदर विलय कर दिया गया था। फिर तीसरी है DWCRA डवकरा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर रूरल एरिया। इसकी स्थापना 1982-83 में केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई थी। फिर चौथी है SITRA सिट्रा सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल्स किट फॉर रूरल ऑन्टेशंस। यह योजना 1992 में चालू की गई थी। फिर 5वीं योजना थी इसके अंदर गंगा कल्याण योजना, 1983 में शुरुआत की गई थी। छठी थी MWS मिलियन कूप योजना। नेक्स्ट योजना है नरेगा ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नरेगा को सितंबर 2005 में भारत सरकार ने पारित किया था तथा इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में हुई थी। एक बार फिर पढ़ो कि नरेगा को सितंबर 2005 में भारत सरकार द्वारा पारित किया था। शुरुआत 2 फरवरी 2006 में 200 जिलों में हुई थी, ठीक है। नरेगा की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में हुई थी। नरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार देना। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम रख दिया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट योजना है IVLP संस्थान ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम। IVLP की शुरुआत 1995 में ICR द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय समुदाय को स्वीकार करना, लिंग संवेदनशील करना, समस्याओं को सुलझाने में कारगर साबित होना तथा प्रभावी लागत को कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मोस्ट लाइन है और आपको बार बार रिवाइज करना है, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना और मोस्ट शेयर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है ATIC कृषि प्रौद्योगिक सूचना केंद्र, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। एटिक की शुरुआत 1999 में NATP यानी राष्ट्रीय कृषि प्रायोगिक परियोजना के तहत की गई थी। ATIC एकल खिड़की प्रणाली या सिंगल विंडो सिस्टम पर काम करते हैं। ये किस पे काम करता है? सिंगल विंडो सिस्टम पर काम करता है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि संस्थान स्तर पर प्रायोगिक प्रसार में नई प्रक्रियाओं को किसानों के समूह तक पहुंचाना, उपयोगकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करने के लिए तंत्र उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है NATP राष्ट्रीय कृषि प्रायोगिक योजना, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है। NATP की शुरुआत 1998 में हुई थी और ATIC की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में। NATP की 1998 में ICR द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? NATP को वित्त सहायता विश्व बैंक द्वारा दी गई थी, इनको ICR द्वारा दी गई थी, इसको विश्व बैंक द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, मत्स्य पालन, पशुधन क्षेत्रों का समर्थन व कृषि
प्रायोगिक विकास में सुधार करना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और प्रशिक्षण या संरक्षण करना। ठीक है। NAIP राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना 2006 में आई थी। NAIP को ICR द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना को भारत सरकार व विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कृषि की अर्थव्यवस्था में सुधार करना व कृषि अनुसंधान व प्रायोगिक के प्रयोग के लिए मॉडल विकसित करना। फिर है जवाहर रोजगार योजना JRY, इसकी शुरुआत हुई थी 1989 के अंदर। JRY केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की गई है और इसे केंद्र व राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अब इसी के उद्देश्य क्या है इसका? इस योजना को राजीव गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में को मिलाकर शुरू किया गया था। दो योजनाओं को मिलाकर इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है DRDA जिला ग्रामीण विकास एजेंसी डायरेक्ट। DRDA जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। DRDA की शुरुआत 1 अप्रैल डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है। DRDA इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 में हुई थी। इसके तहत केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? 75-25। शुरुआत 1 अप्रैल 1999 में, 75-25 इसका केंद्र और राज्य का हिस्सा है। 2015-16 में DRDA को केंद्र व राज्य का हिस्सा 60-40 था। अरे अब कितना है? 99 के बाद में 99 तक था 75-25। 2015-16 में 60-40 हो गया है। DRDA का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर। इसका उद्देश्य क्या है कि जिला स्तर पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रबंधन करना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को जिले के समग्र गरीबी उन्मूलन प्रयासों को जोड़ना। ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 1993 में। PMRY तथा REGP ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बनाया गया। दो योजना को मिलाकर इसे शुरू किया गया था। PMRY का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार लोगों को अपना खुद का काम व व्यवसाय शुरू करने में मदद करना। इसकी पात्रता क्या है कि 18 से 35 वर्ष वाला आवेदन कर सकता है। पूर्व सैनिक, अनुसूचित जनजाति व विकलांग व महिला की आयु 45 वर्ष हो सकती है। आवेदन कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और आवेदन से कम 3 वर्ष से एक स्थायी निवासी हो, यानी आवेदन कम से कम 3 वर्ष से एक स्थायी निवासी हो, बेरोजगार हो। ठीक है। ये इसका आवेदन करने की पात्रता है और दो योजनाओं को मिलाकर इसे बनाया गया था। शुरुआत 1993 में की गई थी। नेक्स्ट है हाई यील्डिंग प्रोग्राम, उच्च उपज किस्म प्रोग्राम 1966 में शुरू हुआ था। भारत देश को 1970-71 तक भोजन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसका उद्देश्य था। फसलों को नई व बोनी किस्मों को अपनाकर खाद्यान्न की उत्पादकता बढ़ाना था। इसे उच्च विश्लेषण व संतुलित उर्वरक, पौध संरक्षण, सिंचाई व उन्नत उपकरणों के प्रयोग से जोड़ा गया। इसमें हरित क्रांति संभव हो सकी। फिर आत्मा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी व एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी 2005। आत्मा एक जिला स्तरीय प्रसार संस्था है। कृषि प्रणाली को देखते हुए सतत कृषि विकास के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना, अनुसंधान, विस्तार व विपणन को एकत्रित करना, कृषक समुदाय की स्थान विशेष आवश्यकताओं की पहचान कर कृषि का विकास करना, किसानों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन पर आधारित प्रणाली के लिए योजनाएं तैयार करना। फिर है नेक्स्ट रेडी प्रोग्राम, स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम। पूरा नाम है ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना। स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम 25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया था। आईसीआर द्वारा स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम 5वीं डीन समिति की सिफारिश के आधार पर 55 महाविद्यालयों में 16-17 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण प्रशिक्षण के लिए वजीदा दर अधिकतम 6 माह के लिए 3,000 रुपये प्रति छात्र प्रति माह दिए जाते हैं। स्टूडेंट रेडी के घटक हमसे तो 3 नहीं लिए थे, हमसे तो 5 लिए थे, है ना।
जो भी बीएससी स्टूडेंट कर रखा है उसे शायद ये पता होगा। लास्ट में 4th ईयर में ये रेडी प्रोग्राम होता है। स्टूडेंट रेडी के घटक व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास प्रशिक्षण व व्यावसायिक मोड के बिना अनुभवात्मक शिक्षा, औद्योगिक संलग्नता व इंटर्नशिप, ग्रामीण जागरूकता कार्य अनुभव, छात्र परियोजनाएं कार्य, अनुभव आधारित अधिगम व प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव, उत्पादन इकाइयों में औद्योगिक प्रशिक्षण व परियोजना कार्य कृषि स्नातक द्वारा डिग्री प्रोग्राम में किया जाता है। अब एक लास्ट क्लास हमारी होगी, बस ये लास्ट कितनी है, ये मोस्ट है, ये एक क्लास लास्ट में हम ये पढ़ लेंगे। इसमें हमारा कितना रहा है, ये है 26 और योजनाएं हैं, उसके बाद में 39 और 55 बस एक क्लास में ये हम 55 कवर कर लेंगे। उसके बाद में हमारी एक्सटेंसल पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम एक क्लास में एग्ज़ाम रिव्यू जितने भी 90 क्वेश्चन हैं ये आए हुए हैं, ये हम देख लेंगे। फिर मेरी तरफ से एक्सटेंशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार आप रिवाइज करना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू गाइज। हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, WAO व्याख्याता जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हमने थ्योरी क्लास के अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट भी बना दूंगी मैं। आप 5 क्लास हुई है, 5 क्लास में हमने पूरी की पूरी एक्सटेंशन कंप्लीट की है। उससे बाद शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा तो आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब आज हम करेंगे इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। अनुभव आधारित अधिगम, अनुभव आधारित प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव, उत्पादन इकाइयों में औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परियोजना कार्य किस कार्यक्रम के अवयव है। ये सभी यानी जैसे प्रशिक्षण हो गया, ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव हो गया, उत्पादन इकाइयों में औद्योगिक प्रशिक्षण हो गया, ये किस कार्यक्रम के अवयव है। ये है स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम के अवयव। इंसेरबर्ग के अनुसार प्रसार के दर्शन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है। तो नहीं है वो बताना है। प्रसार एक व्यावसायिक प्रक्रिया, ये कथन इसका सही नहीं है। लोगों की संस्कृति के अनुसार कार्य करना प्रसार है। लोगों को स्वयं की सहायता करने में मदद करना प्रसार है। और प्रसार 2 तरफा प्रणाली है, ये इंसेरबर्ग के अनुसार। फिर है ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं। केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी ही ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। फिर निम्न में से कौन से कार्यक्रम का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय किया गया। वो हो जाएगा ट्राइसेम का, यानी ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण। ये आ जाएगा किसके अंदर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विलय किया गया। निम्न में से प्रसार शिक्षा अध्यापन व अध्ययन प्रक्रिया का कौन सा क्रम सही नहीं है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इसमें आ जाएगा सही क्रम है। तो इसमें ध्यान आकर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास, क्रिया और संतुष्टि, ये WAO एग्ज़ाम 2022 के क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं। कम्युनिकेशन, निम्न में से किस मॉडल में श्रोताओं की प्रतिक्रिया यानी ऑडियंस रिस्पॉन्स फीडबैक का समावेश किसके अंदर होता है। लिगन्स मॉडल के अंदर फीडबैक होता है। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY में भारत सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2015-16 में भारत सरकार ने अपने योगदान को कम किया, वो हो जाएगा 100% से 60%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 2011 को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन की स्थापना राजस्थान के कौन से जिले से की गई थी। बांसवाड़ा से। केल्स और हेडने के अनुसार प्रसार शिक्षा की मूलभूत दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी क्या बताई है। वो हो जाएगी लोगों को सीखना है कि कैसे सोचा जाए, न कि क्या सोचा जाए। ये बात किसने कही थी, केल्से और हेडने ने। T&V प्रणाली के अंतर्गत किसान मंडल प्रणाली की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी। 1993 के अंदर। मैंने ये आपको करवाई थी तो मैंने आपको याद भी करवाया था और बताया भी था कि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। भारत में कौन सी निम्नलिखित परियोजनाओं में से एक संगठन के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक कोष के साथ शुरू की गई थी। वो है राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना।
निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो व्यक्तिगत संपर्क, ये तो इसके अंदर आ जाएगा। निजी पत्र, इसके अंदर ये ग्रुप के अंदर जन आंदोलन नहीं आता है। फिर है मास कॉन्टैक्ट के अंदर किसान मेला आ जाएगा, और ग्रुप के अंदर क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप्स आ जाएगा। भारत में प्रथम 55 सामुदायिक विकास परियोजनाएं कितनी अवधि के लिए आयोजित की गई थी? 3 वर्षों के लिए आयोजित की गई थी। ये WA 2019 का क्वेश्चन है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें पहले में यानी ऑडियंस एड्स के अंदर आ जाएगा। इसमें चौथा दे रखा है तो टेलीफोन, ऑडियंस के अंदर टेलीफोन आ जाएगा। प्रोजेक्ट विजुअल एड्स के अंदर आ जाएगा स्लाइड्स। नॉन प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा नमूना और श्रव्य। ऑडियंस और ऑडियो और विजुअल के अंदर आ जाएगा नाटक, ड्रामा। ड्रामे को हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कृषकों को आवश्यकता आधारित व कौशल संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? वो हो जाएगा KVK, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। भारत में लोगों के लिए निम्नलिखित रोजगार संबंधी कार्यक्रम कौन सा है? रोजगार से संबंधित कौन सा कार्यक्रम है? जवाहर रोजगार योजना भी है और प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी है। उसके बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये चारों ही रोजगार से संबंधित कार्यक्रम है। इन्हें क्रिया कालानुक्रमिक बताना है। इसमें चौथा हो जाएगा पहला, उसके बाद में चौथा, फिर दूसरा, उसके बाद में तीसरा। पहले आएगा जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद में आएगा चौथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसकी सन के हिसाब से आपको इसे जचाना है, तो आपको सन इन तीनों चारों की याद होनी चाहिए। ये मैंने करवा रखा है, आप याद कर लेना। निम्न में से नेतृत्व का कौन सा प्रकार व्हाइट के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? व्हाइट की वर्गीकरण में शामिल नहीं है, व्यवसायिक शामिल नहीं है। कौन सा एक सही युग्म नहीं है? तो ये आ जाएगा पहला, यानी लिगन्स मॉडल 5 तत्व नहीं है। लिगन्स मॉडल में 6 तत्व है। संचार का बर्लो मॉडल में 6 तत्व है, अरिस्टोटल में 3 है, रोजर्स शूमेकर में 5 है। कार्य की रूपरेखा विकसित करना किसका भाग है? यह आ जाएगा प्रोग्राम प्लानिंग का भाग है, रूपरेखा तैयार करना। निम्न में से कौन सा विषण प्रक्रिया के तत्व है? विषण प्रक्रिया के तत्व कौन से हैं? संचार माध्यम, नवाचार और प्रत्यायन, ये तीनों संचार विषरण की प्रक्रिया के तत्व हैं। उसके अंदर एक विमीय आरेख कौन सा है? दंड आरेख एक विमीय आरेख है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निम्न में से किसकी सहायता से राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की शुरुआत की गई थी? विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा। भारत में पथदर्शक बातौर प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में कब हुई थी? 1974 में। ग्रामीण खेतीहर BPL नौजवानों को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए तकनीकी व औद्योगिक कौशल के प्रशिक्षण की योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1979 के अंदर। फिर नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत 2015 में स्थानीय किसानों व विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर एवं सहयोगी गतिविधियों से उसके उद्देश्य निर्धारण कर क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया। विस्तार कार्यकर्ताओं व खेतीहर किसानों को उनके आवश्यकता अनुसार व कौशलानुमुख व्यवहारिक प्रशिक्षण कौन सी व्यवस्था में दिया गया है? वो आ जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र KVK के अंदर किसानों को आवश्यकता अनुसार कौशल दिया जाता है या प्रशिक्षण दिया जाता है। एग्री क्लिनिक द्वारा किसानों के लिए सहायता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? लिखित में विशेष मार्गदर्शन देना। दृश्य प्रसार यानी विजुअल एड्स द्वारा तकनीकी प्रसार के तंत्र है। कौन से आ जाएगा इसके अंदर? ईमेल। प्रसार शिक्षा का संबंध है, इसमें पूछा है विजुअल एड आ जाएगा ईमेल। ठीक है, प्रसार शिक्षा का संबंध है जहां पर शिक्षा क्षैतिज व आवश्यकता अनुसार हो। पद्धति प्रदर्शन विधि में डेमोन्स्ट्रेशन विधि में यह प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। कौन से सम्मिलित नहीं है? उन्नत किस्म का बीज काम में लेना, ये सम्मिलित नहीं है। कौन कौन से सम्मिलित है? राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार, मृदा परीक्षण हेतु नमूना लेना, फलदार पौधों में कलम लगाना। फिर सूची 1 को 2 से समूलित करना है। इसमें पहला आ जाएगा
प्रेषक यानी सेंडर, सेंडर के अंदर आ जाएगा सांकेतक, मैसेज, मैसेज के अंदर आ जाएगा हार्ड डाटा, चैनल के अंदर आ जाएगा, चैनल के अंदर आ जाएगा विजुअल, और रिसीवर के अंदर आ जाएगा व्याख्या। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रसार की 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसमें आ जाएगा टीचिंग, इंफॉर्मेशन और फ्लेक्सिबल, यानी शिक्षण अनौपचारिक और लचीला, ये प्रसार शिक्षा की विशेषता के अंदर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार, निर्णय प्रक्रिया तथा प्रसार के बीच मुख्य अंतर है, क्या अंतर है। अभिनव निर्णय लेने का अधिकार एक ही व्यक्ति के दिमाग में होता है। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? 1998 के अंदर। इनमें कौन सा मेल ठीक नहीं है? इन्वेस्ट शुरुआत वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है? आत्मा 2005 का ही है। हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम 65-66 का है, और बम्बो मिशन 2007 का है। फिर कौन सा गैर सुमेलित अनुमानित है? तो इसके अंदर आ जाएगा चित्र, सिनेमा, स्लाइड्स और ओवरहेड प्रोजेक्ट आ जाएगा। नॉन प्रोजेक्टेड कौन कौन से हैं? सिनेमा, स्लाइड्स और ओवरहेड प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सा विस्तार शिक्षा का लक्ष्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। किस वर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? तो 1952 में। कार्यक्रम की योजना के लिए लेजिस फेयर दृष्टिकोण निम्न में से किस एक वाक्य में दर्शाया गया है? ये पूछ रहा है कि लेजिस फेयर दृष्टिकोण के बारे में बताओ कार्यक्रम योजना के अंदर। तो इसमें आ जाएगा लेजी फेयर प्रोग्राम। यदि आप मदद चाहते हैं तो मुझे बताएं, हम आपको जो भी चाहते हैं उसे देने का प्रयास करेंगे। ये क्या है? लेजिस फेयर दृष्टिकोण की परिभाषा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, निम्न में से कौन सा संचार प्रभाविकता का दृष्टिकोण नहीं है? तो इसमें ये प्रभाविकता का दृष्टिकोण नहीं है। समक्ष, वैधता और उपयोगिता, ध्यान, धारणा, समझ, स्वीकृति, ये आ जाएगा। प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता के बीच में परस्पर समझ और संचारक संदेश माध्यम के दृश्यक। फिर राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषि परियोजना के कितने घटक थे? तो इसमें 4 घटक थे। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाना चाहिए कि प्रसार शिक्षा का कार्य उनका स्वयं का है। उपयुक्त वाक्य में कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है? तो इसमें कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है? सहयोगी और सहभागिता का सिद्धांत। प्रसार के राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत का आरंभ हुआ था, इसमें आ जाएगा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा। केवीके के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवीके के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालयों के विशेष विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है, ये सही नहीं है। कौन कौन से सही है? स्वरोजगार सृजन के लिए ग्रामीण युवाओं के लिए दीर्घकालीन व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजित करता है। कृषि विज्ञान केंद्र प्रसार कार्यकर्ताओं तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करता है। केवीके आंकड़ों व प्रतिक्रिया देने के लिए प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन करता है, ये इसके कार्य है केवीके के। प्रोग्राम प्लानिंग शुरू होता है लोगों की समस्याओं की पहचान करने से। IVLP का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। 48वां क्वेश्चन है, कौन सा ट्रेनिंग संस्थान है केवीके? भारतीय परिप्रेक्ष्य में संचार शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर KN सिंह को। फिर आ जाएगा ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम 1974 में किसान को ग्राम स्तर पर तकनीकी का हस्तांतरण किसके द्वारा किया जाता था? वो हो जाएगा संपर्क कॉन्टैक्ट फार्मर के द्वारा। फिर 51वां क्वेश्चन है, आज हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद में 50 क्वेश्चन और है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 90 क्वेश्चन है टोटल और 40 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्सटेंशन पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, थ्योरी प्लस MCQ। थैंक यू गाइज। हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स कृषि प्रसार अध्ययन, इसके अंदर हमारे पास टोटल क्वेश्चन है इस बुक में लगभग 491 क्वेश्चंस है जो हम कंप्लीट करेंगे। 491 क्वेश्चन में पूरी एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी है आनुवांशिकी एवं
पादप प्रजनन, जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी 500 के लगभग क्वेश्चन एक्सटेंशन के हैं। अब आप ये बता देना कि पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है या फिर एमसीक्यू या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कंप्लीट करने हैं। थ्योरी कंप्लीट करनी है तो मेरे पास स्पेशल एक्सटेंशन की एक बुक है, बेस्ट बुक है, अच्छे से मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगी और आपको पहले क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये बात आप कमेंट करके बता देना। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कृषि विज्ञान केंद्रों की सफलता का श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रिका प्रसाद को दिया जाता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित है स्वरोजगार से भी और रोजगार सृजन से और गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। क्या? ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संबंध ग्रामीणों को स्वरोजगार उत्पन्न करने, उनको रोजगार का सृजन करते हुए उनको गरीबी के उन्मूलन और गरीबी से बाहर निकालना प्रमुख उद्देश्य होता है। ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण मुख्यतः क्या दिया जाता है? ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ट्राइसेम के अंतर्गत। IRDP का संबंध कार्यक्रम ट्राइसेम है, जो मूल रूप से गरीबी रेखा के नीचे पहचाने गए परिवारों में ग्रामीण युवाओं 18 से 35 आयु वर्ग के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ट्राइसेम के तहत प्रशिक्षु को IRDP के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से शुरू किया गया था? नागौर से। पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था। यह त्रिस्तरीय योजना है। बालक यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला, इस प्रणाली को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया था। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम का सिद्धांत किस सन में प्रतिपादित हुआ था? 1974 के अंदर डेनियल बेनोर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सर्वोदय योजना शुरू की गई थी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। सर्वोदय योजना शुरू की गई थी। समूह संचार विधि है समाचार पत्र, यानी समूह संचार विधि किसके अंतर्गत कौन आता है? समाचार पत्र। मास कम्युनिकेशन किसी तथ्य, सूचना, ज्ञान, विचार, मनोरंजन को व्यापक ढंग से जन सामान्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया को जनसंचार कहते हैं। इस प्रकार के संचार में विशाल जनसंख्या के क्षेत्रों में अति शीघ्र सूचना संदेशों को पहुंचाया जाता है। जनसंचार के माध्यम रेडियो है, सिनेमा है, समाचार पत्र है, किताबें हैं। वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने अपने सेवा ग्राम परियोजना की शुरुआत की गई थी, कहाँ से? वर्धा से 1927 के अंदर। वहाँ के लोगों को चरखा और खाद्य उद्योग स्थापित कराना था। प्रयोगशाला से प्रक्षेत्र कार्यक्रम 1979 में द्वारा आरंभ किया गया था। ICR के द्वारा शुरू किया गया था। लैब टू लैंड प्रोग्राम अवसर पर शुरू किया गया था। इसमें भिन्न कारण लैंड टू लैंड प्रोग्राम फार्मर्स फर्स्ट प्रोग्राम में तब्दील कर दिया। प्रसार शिक्षा शब्द में पहली बार इजाद हुआ था कहाँ पे? प्रसार शिक्षा शब्द पहली बार कहाँ से? UK से शुरू किया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू की गई थी? 1952 में शुरू की गई थी। सामुदायिक विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1952 में शुरू की गई थी। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में और प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम 1979 को, लैब टू लैंड 1979 को शुरू किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितनी बैंकों का? वाणिज्य बैंकों में से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो बढ़ाकर 20 हो गया था। वर्तमान 2021 के समय में राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या भारत में 12 है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 2021 तक 12 है। फिर है संचार एक कला है लर्निंग की। NATP घटक है सभी का।
इसको हम यहाँ से विस्तार से पढ़ लेते हैं। NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, इस योजना के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और प्रसार योजनाओं पर ध्यान दिया गया। इस योजना के अंतर्गत ICR के संगठन व प्रबंधन प्रणाली का विकास, कृषि पारिस्थितिकी अनुसंधान क्षेत्र समर्थन व प्रौद्योगिक विस्तार में नवाचार को बढ़ावा दिया गया। NATP का क्या काम है? नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा संचार करना या गाइड करना। इस योजना के लिए विश्व बैंक ने तो सहायता दी थी। इसमें कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और प्रसार योजनाओं को ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर ICR के संगठन, प्रबंधन प्रणालियों का विकास, कृषि पारिस्थितिकी अनुसंधान हेतु समर्थन और प्रौद्योगिकी विस्तार में नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का वृत्त स्वरूप है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये इसका पूरा नाम है। आत्मा क्या है? एक स्वायत्तशासी ऑटोनोमस संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य शोध, प्रसार और जिला स्तर पर कृषि में संलग्न अन्य लोगों को किसानों की आवश्यकताओं, उनकी रुचि के अनुसार समन्वित करना है। एगमार्क अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1937 के अंदर एगमार्क अधिनियम पारित हुआ था, परंतु कार्य शुरू हुआ था 1986 में शुरू हुआ। यह किसी भी वस्तु की शुद्धता का प्रतीक होता है। यह अधिनियम विपणन निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होता है, जो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। संचार का पारंपरिक माध्यम है रामलीला। ये तो न्यू हो गई, रेडियो, प्रिंट, टेप रिकॉर्डर ये नहीं है। पारंपरिक कौन सा है? रामलीला। निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्रता से पूर्व शुरू हुई थी? कौन सी ग्रामीण विकास परियोजनाएं जो स्वतंत्रता से पहले शुरू हुई थी? तो इसमें ये सारी ग्रामीण विकास परियोजनाएं हैं। इनके अंदर ऑप्शन के अंदर जो 1900 सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये स्वतंत्रता से पूर्व शुरू हुआ था। अब है कुछ देख लेते हैं हम ग्रामीण विकास परियोजनाएं। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में शुरू हुआ था। सहकारिता आंदोलन 1904 में शुरू हुआ था। सामुदायिक विकास परियोजना 1952 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में और सेवाग्राम 1927 के अंदर शुरू हुआ था। फिर कौन सा एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है? ये देख लो, प्रसार के सिद्धांत निम्नलिखित है। करके सीखने का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये सिद्धांत को आप याद कर लेना। करके सीखने का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, अभिरुचि और आवश्यकता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत, भागीदारी का सिद्धांत। असहभागिता का सिद्धांत और प्रसार का सिद्धांत नहीं। असहभागिता का सिद्धांत प्रसार का सिद्धांत नहीं है, इसमें भागीदारी का सिद्धांत है। ठीक है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, करके सीखना। ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आया हुआ है और 1 बार ये आ गया। 4 या 5 बार आ गए प्रसार के सिद्धांत से क्वेश्चन। चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रख रखाव किस प्रकार करते हैं? उसे कहते हैं ट्रीटमेंट। चैनल से संदेश को भेजने से पहले उसका रख रखाव उपचार विधि से करते हैं। आज हम लगभग 20-22 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट आप ये बता देना कि थ्योरी पहले कंप्लीट करवानी है या फिर MCQ इसी प्रकार कंप्लीट करें। ये क्लास ऑल एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए, प्री PG, CUT, अदर जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट क्लास है। थैंक यू गाइज।